हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के विषय रहेंगे भारत के जलवायु प्रदेश, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव तथा हरित गृह प्रभाव, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। आओ बड़ी बारीकी से इन सभी विषयों के बारे में अध्ययन करें। आओ जाने भारत के जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। इसका मतलब ये हुआ कि मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो मानसून प्रकार की जलवायु भारत को कहते हैं। तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। मौसम के तत्व क्या होते हैं? वायु दाब, तापमान, ये सभी तत्व होते हैं। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में भी देखी जाती हैं। उप प्रकार ये होते हैं कि कहीं गर्मियों में बारिश होती है, कहीं सर्दियों में बारिश होती है, ये उप प्रकार हैं। इसी आधार पर जलवायु के प्रदेश पहचाने जाते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुविक दशाओं की समरूपता होती है, यानी एक प्रदेश में एक ही तरह की जलवायु मिलेगी। यहीं कहीं सर्दियों में बारिश होती है तो वहीं सर्दियों में ही बारिश होएगी, तो वो एक प्रकार के प्रदेश हुए जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तो आज हम कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कोपेन जी ने भारत की जलवायु किस तरह वर्गीकृत की है और किस किस प्रदेश में किस तरह की जलवायु उन्होंने ध्यान में रखी है। तो तापमान और वर्षा के अनुसार उन्होंने बात कही थी। आओ देखें कोपेन ने क्या कहा है। आओ देखें कोपेन के अनुसार ABCDE और H उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, कोषण जलवायु, शीत हिम जलवायु, शीत जलवायु और उच्च भूमि, ये कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण था। कोपेन ने उन सभी जगहों को ए अक्षर से डिनोट किया जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है और सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। कोपेन ने वी अल्फ़ाबेट का प्रयोग वहां किया जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी वर्षण की तुलना में बाष्पीकरण अधिक होता है, यानी वहां पर शुष्क जलवायु है, पानी की कमी है, बाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है, वर्षण कम होता है। कोपेन ने सी अल्फ़ाबेट का प्रयोग वहाँ किया जहाँ कोषण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। इसे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट भी कहा गया, यानी 3 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कोपेन जी ने डी अक्षर का प्रयोग वहाँ किया जहाँ शीतल हिम वन जलवायु पाई जाती है। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से नीचे रहता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तापमान। ई अल्फ़ाबेट का प्रयोग वहीं किया गया है जहाँ पर साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान रहता है। कोल्ड क्लाइमेट यानी शीत। H उच्च भूमि, ऊंचाई के कारण शीत। F में जाने। अभी आपने बड़े अल्फ़ाबेट को देखा, इसके साथ कोपेन ने छोटे अल्फ़ाबेट का भी प्रयोग किया है। कोपेन ने जलवायु को कई प्रकारों में विभाजित किया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। शुष्कता वाले मौसम को छोटे अक्षरों F, M, W और इनके द्वारा इंगित किया गया है। इसमें F शुष्क मौसम के ना होने को, M मानसून की जलवायु को और छोटा W जो है वो शुष्क शीत ऋतु को प्रदर्शित करता है। यानी अगर A बड़े अल्फ़ाबेट्स के साथ M का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जगह उष्णकटिबंधीय है और वहाँ पर मानसून आता है। यदि A के साथ W का प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जगह उष्णकटिबंधीय है और वहाँ पर जो शीत ऋतु का महीना होता है, जहाँ पर थोड़ी ठंड होती है, तो वहाँ पर जो है बारिश नहीं होती है।
अगर बड़े ए के साथ एफ का यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जगह शुष्क नहीं है, यानी वहाँ पर बारिश हो रही है, होती है। इस तरह छोटे अक्षर भी बहुत कुछ सिखाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पश्चात एस, छोटे एस का भी प्रयोग किया गया है। वो ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए, बी और सी और इसके साथ डी तापमान की उग्रता वाले भाग को प्रदर्शित करते हैं। बी समूह की जलवायु यानी बड़ा अक्षर बी का जहां आपको दिखेगा उसके साथ एस और डब्ल्यू शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी कुछ न कुछ दर्शाते हैं, जैसे स्टेपीज और अर्धशुष्क क्षेत्र के लिए इनका चयन किया गया है। जब हम बड़े अक्षरों का अध्ययन करेंगे तो उनमें इन छोटे अक्षरों को भी शामिल किया जाएगा। जब इन छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर के साथ शामिल किया जाएगा तो उस जलवायु के फर्दर डिवीज़न हो जाएंगे। जैसे ए के साथ अगर मैं छोटे एम का प्रयोग करता हूँ तो उदाहरण के लिए वो ऐसी जगह होगी जहाँ पर गर्मी रहती है, उष्णकटिबंधीय जगह है, परंतु एक महीने में मानसून द्वारा बारिश होती है। तो छोटे एम का मतलब था मानसून में बारिश होना। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कोपेन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब भारत में देखते हैं कोपेन ने कैसे वर्गीकरण किया है। सबसे पहले AMW जो प्रकार की जलवायु है गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर है। AS टाइप की जलवायु तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। AW प्रकार की जलवायु कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। BSHW प्रकार की जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब का कुछ भाग है। BWHW जो है राजस्थान का पश्चिमी भाग है, मरुस्थल है। CWG ये गंगा मैदान पर, पूर्वी राजस्थान पर, ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद है CFC की जलवायु, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ई प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो आपने इस चित्र को बहुत अच्छे से देखना है, मानचित्र को। उसमें आपने याद करना है कि कौन सी प्रकार की जलवायु कहाँ है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा। जब कूट आपने पढ़े थे तो ए के साथ लिखा था, छोटे एस का एक मतलब था, उन मतलब को इसके साथ जोड़ना है, तब आप अच्छे से अध्ययन करने में सक्षम होंगे। एक चीज़ तो आपको याद करनी होगी कि ए किसके लिए दिया था, बी किसके लिए दिया था, छोटा एस किसके लिए दिया था। उसके बाद आप अध्ययन करने में और सक्षम होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मानसून और भारत का आर्थिक जीवन प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि आपको पता है भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में कृषि प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा लोग लगे होते हैं। तो भारत का जो मानसून है उसके चारों ओर भारत का एग्रीकल्चर जो है घूमता रहता है इसी धुरी पे, क्योंकि मानसून अच्छा हुआ एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, कृषि उत्पाद अच्छे होंगे और देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की करेगी। इसके साथ भारत में अगर मानसून की बात करें तो हिमालयन प्रदेश में तो थोड़ी ठंड रहती है, बाकी पूरा वर्ष गर्म रहता है। तो मानसूनी उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु भी भारत को कह देते हैं। तो मानसून जलवायु में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ जगहों पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, कुछ में कम बारिश होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा भी रह जाता है राजस्थान जैसे क्षेत्रों में। तो भारत की जो कृषि है उसकी समृद्धि है सही समय पर वर्षा पर ही निर्भर करती है। तो भारत का जो मानसून है, मैं कहता हूँ कि भारत की एक रीढ़ की हड्डी है। एल नीनो और ला नीनो कॉन्सेप्ट तो आपने कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। जब बारिश कम होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी के साथ
हम ये बात कहने में सक्षम होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं मानसून पर ही निर्भर है। प्रिय विद्यार्थियों, हरित गृह प्रभाव आपके लिए नया नहीं है। आपने बहुत बार विद्यालय के प्रांगण में हरित गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे भाषण तैयार किए होंगे और भाषण दिए भी होंगे। तो हरित गृह प्रभाव होता क्या है? इसमें विश्व का तापमान बढ़ रहा है। अब तापमान क्यों बढ़ रहा है? कुछ गैसें जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही हैं। अब कैसे हो रही हैं? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से हो रही हैं। वायुमंडल में ज़्यादा गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। वायुमंडल में अल्प मात्रा में तो ये विद्यमान है, परंतु जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो पूरी की पूरी धरती गर्म हो जाती है। ऐसा माना गया है कि पुराने समय से अब धरती का जो तापमान है वो गर्म हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो सूरज से आने वाली किरणों को वो ज़्यादा सोखेगी। वायुमंडल जब गर्म होगा तो आसपास के क्षेत्र भी गर्म होंगे। जब वो क्षेत्र गर्म होंगे तो बड़े बड़े जो हमारे ग्लेशियर हैं उन पे जो पानी है वो पिघलेगा। जब पानी पिघलेगा तो पानी की मात्रा समुद्रों में बढ़ जाएगी, जिससे समुद्रों के तटों के साथ कुछ देश अवस्थित हैं उनके डूबने तक का खतरा रहता है। और ये दर साल ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए भी भूगोल के विद्यार्थियों को सोचना होगा। अब देखो, लिखा है विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में जो है भूमंडलीय तापमान का लगभग 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाएगी। मतलब पहले से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की बात कही जा रही है। इससे क्या होगा? बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो गर्मियों के कारण हिमानियाँ ग्लेशियर होते हैं, समुद्र बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, समुद्र तल ऊंचा हो जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि समुद्र तल 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, जिसके कारण प्राकृतिक बाढ़ें आ जाएंगी। कुछ देशों के डूबने का खतरा भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और बहुत सारे जलवायु परिवर्तन भी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन कैसे होंगे? अगर किसी जगह पर तापमान कम है तो वहाँ तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा एक रिज़र्व होता है, ये जो हिमानियाँ होती हैं, ग्लेशियर होती है, ये पानी का एक रिज़र्व है, तो जल्दी पिघल जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। तो एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं। तो पेड़ उगाने से क्या होगा? वातावरण में अच्छी गैसों की मात्रा बढ़ेगी। हम जो ईंधन हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हैं, उनका कम प्रयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, बसों में जाएं, तो अपनी व्हीकल कम प्रयोग करें। जिससे क्या होगा? वातावरण में धुआं कम होगा। और कृषिगत कार्यों में भी जो हम कई बार अवशेष जो होते हैं कृषि के उसको जला देते हैं, तो उसको भी हमें कम करना चाहिए। उसका हमें खाद बनाना चाहिए, जिससे हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। और भूगोल के विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो पर्यावरण को बचाए। तो इन्हीं बातों के साथ आप अध्ययन करते रहें, चिंतन मनन करते रहें। धन्यवाद।